बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्स और मोशन जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है उसका हमारा लेक्चर 9 की वजह क्या है, लेक्चर 10 है। आज हमारा लेक्चर 10 है। तो फोर्स और मोशन का आज हमारा लेक्चर 10 है। इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इम्पल्स। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इम्पल्स। इससे पहले हमने क्या स्टडी कर लिया, लीनियर मोमेंटम। और अब हम क्या लेक्चर 10 में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इम्पल्स। इंशाल्लाह इम्पल्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। इम्पल्स से रिलेटेड हम हर तरह के कंसेप्ट, हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के उससे मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को अपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इम्पल्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे। और अगर चैनल पसंद आ गया तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर, या कोई भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी करें, मतलब आपके एग्ज़ाम तक करीब है, आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें या कोई भी दूसरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने इम्पल्स से रिलेटेड तमाम तर कंसेप्ट को मैंने क्या कर लिया है यहाँ पर डिटेल से अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो चलो जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं इम्पल्स से। अब सबसे पहले इम्पल्स है क्या। अब इम्पल्स क्या है, सिंपली इम्पल्स को हम किस तरह, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर बाद में उसके तमाम तर कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखी है वो क्या है, इम्पल्स की। प्रोडक्ट ऑफ, मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब जब आप इम्पल्सिव फोर्स को और टाइम इंटरवल को आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इम्पल्स। यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला भी लिखा है कि जब भी फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। ये इम्पल्स का फार्मूला भी अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या। जब भी आप इम्पल्सिव फोर्स को टाइम से इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके साथ जो आंसर आता है वो क्या आता है, इम्पल्स। मतलब वो किसके इक्वल होगा, इम्पल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना कि इम्पल्सिव फोर्स क्या है। यहाँ पर मैंने इम्पल्सिव फोर्स को भी लिखा है, इम्पल्सिव फोर्स। इससे पहले ना, इम्पल्सिव फोर्स से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ ना। जब आप भी लेट सपोज आप कहते हो ना, लेट सपोज आपने क्या कर लिया, कोई भी दीवार है ना, दीवार है या कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है ना, और एक क्या है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है या दीवार है लेट सपोज, या कोई भी आप दीवार को क्या करते हो, लेट सपोज आपने दीवार को क्या कर लिया, हिट कर लिया। मतलब अपने पाँव से दीवार को क्या कर लिया, हिट कर लिया, या अपने हाथ से अपने दीवार को हिट कर लिया। और इसी तरह आपने अपने पाँव से दीवार को भी हिट कर लिया और आपने अपने पाँव से फुटबॉल को भी हिट कर लिया। लेट सपोज आपका जो फोर्स था वो क्या था, इक्वल था। मतलब मैं लेट सपोज आपने दीवार को भी हिट कर लिया, जो फोर्स मतलब कितनी फोर्स है, अपने टांग से, मतलब लेट सपोज आपने अपने लेग से दीवार को, लेट सपोज आपने 50 न्यूटन से या 30, लेट सपोज 50 न्यूटन से आपने दीवार को हिट कर लिया, और उसी 50 न्यूटन से आपने क्या कर लिया, फुटबॉल को भी हिट कर लिया। मैं आपसे पूछता हूँ ना कि किस में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, किसका ज़्यादा असर होगा। तो आप कहोगे ना कि जहाँ पर फोर्स ज़्यादा तो वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर फोर्स ज़्यादा वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा। या इससे पहले मैंने मोमेंटम में भी आपको समझाया था कि मोमेंटम का फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैंने वहाँ पर भी ये कंसेप्ट समझा था कि मोमेंटम का मतलब क्या है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा नहीं होगा। आपने दोनों को देखना है, मास और वेलोसिटी को दोनों को देखना है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने दोनों को देखना है, सिर्फ फोर्स को नहीं देखना है, टाइम को भी देखना है। कि अगर फोर्स ज़्यादा, मतलब आपको कि जिस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वहाँ पर इम्पल्स भी, मतलब वहाँ पर क्या होगा, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, मतलब इम्पल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने सिर्फ फोर्स को नहीं देखना है। लेट सपोज, फिर क्यों लेट सपोज जब हम दीवार को क्या करते हैं, लेग से मतलब मारते हैं, मतलब अपने पाँव से दीवार को मारते हैं, वहाँ पर भी फोर्स हमारे साथ क्या है, 50 न्यूटन से हमने दीवार को हिट कर लिया, और वही 50 न्यूटन से हमने क्या कर लिया, फुटबॉल को हिट कर लिया। सही है। तो वहाँ पर जब हम दीवार को हिट करते हैं ना, तो हमारी पाँव में क्या होगी, पाँव में कोई भी इंजरी हो सकती है ना। पाँव क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, पाँव में पेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। जब हम फुटबॉल को उसी 50 न्यूटन से हिट करते हैं तो हमारी पाँव में कोई भी इंजरी नहीं होगी, मतलब कोई भी पेन नहीं होगा, मतलब इम्पैक्ट क्या होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। पेन में क्या होगी, इंजरी नहीं होगी। इसी तरह मैं और एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर अभी मैं दूंगा। जब हम हेलमेट पहनते हैं ना, तो हेलमेट, अगर आपको फिजिक्स अच्छी तरह आपने फिजिक्स पढ़ा है तो हेलमेट का मतलब क्या है, हिफाजत। मतलब हमें क्या है कि मतलब
अल्लाह ना करे जब एक्सीडेंट हो जाए या आप बाइक से गिर जाते हैं तो हेलमेट क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव मेयर है, मतलब हमको हमारी हेड को इंजरी से बचाती है। मतलब हेड को किस तरह से इंजरी से बचाती है ना, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि हेड को मतलब हेलमेट जो आप पहनते हो बाइक पर बेचते हो तो वो किस तरह इंजरी से बचाती है। तो ये तमाम तर का भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। मैंने पहले क्या कह दिया, जब भी आप लेट सपोज आप दीवार को हिट करते हो फाउल से और इसी तरह फुटबॉल को भी हिट करते हो, फोर्स दोनों पर सेम है, मगर इंजरी आपको क्या होगी, जब आप दीवार को हिट करते हो तो आपके टांग में आपके लेग में क्या होगी, इंजरी। मगर जब आप फुटबॉल को इतनी फोर्स से क्या करोगे, हिट करोगे, तब आपको क्या होगी, इंजरी नहीं होगी। क्यों, ये क्या, जब भी जहां पर फोर्स क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स क्या है, अभी मैंने यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या की, फोर्स विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैज वेरी हाई मैग्नीट्यूड। वो फोर्स जो बहुत ही कम अरसे के लिए, जो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए लगे मगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में। वो फोर्स जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे, वहाँ पर एक्ट करें मगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में। कम ड्यूरेशन मतलब टाइम क्या होगा, कम मगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर आ जाता हूँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ना। जब भी आप ना, मतलब मैंने आपको कह दिया कि आप दीवार को हिट करते हुए या रिजिड बॉडी को हिट करते हुए, इसी तरह आपने फुटबॉल को हिट कर लिया ना, तो जब आप दीवार को हिट करते हो तो आपके पाँव में इंजरी हो सकती है। आपकी पाँव क्या हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, मतलब आपकी पाँव में पेन हो सकती है, दर्द हो सकता है, सही है। तो ये क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर फार्मूला आपने देखना है, इम्पल्स का फार्मूला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और फोर्स भी हम कौन सा लेते हैं, एवरेज फोर्स लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि फोर्स एवरेज भी क्यों लेते हैं। तो जब भी ना फोर्स इनटू टाइम ना, अगर क्या होगा, अगर टाइम क्या होगा, कम, जहां पर टाइम क्या होगा, कम, याद रखना मैंने इससे पहले मोमेंटम में भी आपको पढ़ाया था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां पर मैंने पढ़ाया था कि फोर्स और टाइम में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। इसी तरह यहाँ पर ये फोर्स और टाइम में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर एवरेज फोर्स और टाइम में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा कि फैन क्यों होगा पाँव में, और इसी तरह जब आप फुटबॉल को हिट करते हो वहां पर फैन क्यों ना होगा, क्योंकि अगर क्या होगा, फुटबॉल को जब आप हिट करते हो ना, फुटबॉल को आप हिट करते हो वहां पर नहीं, वहां पर जो फोर्स होता है ना, वहां पर टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम, वहां पर टाइम का ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब आप फुटबॉल को हिट करते हो ना, तो जब फुटबॉल को हिट करते हो वो क्या होती है, सॉफ्ट, मतलब वो क्या है, फुटबॉल तो सॉफ्ट है ना, वो क्या है, रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है। जब आप फुटबॉल को हिट करते हो तो आपकी टांग और फुटबॉल में टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा। जबकि जब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो याद रखना फोर्स क्या होगी, कम, फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए आपको वहां पर क्या है, आपकी टांग में इंजरी नहीं होती। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। जब आप कोई भी रिजिड, मतलब कोई भी दीवार को आप हिट करते हो, सेम फोर्स, जितना फोर्स आपने दीवार को, अपने लेग से दीवार को हिट कर लिया, इसी तरह अगर आप उतना ही फोर्स फुटबॉल को क्या करते हो, किक करते हो, फुटबॉल को उतनी फोर्स से क्या करते हो, किक करते हो, मतलब आपकी फोर्स को इंजरी लगती है जब आप दीवार को मारते हो, मगर जब फुटबॉल को मारते हो इंजरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि जब आप फुटबॉल को मारते हो वहां पर क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। जब आप उसको देखते हो ना, तो आप फुटबॉल को बहुत ही ज्यादा, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जब आप फुटबॉल को हिट करते हो तो आपकी टांग और फुटबॉल के जो दौरान आप हिट करते हो ना, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि इंपल्सिव फोर्स, यानी इंपल्सिव फोर्स कम होता है। जब इंपल्सिव फोर्स कम होगा तो इसीलिए आपकी पाँव में, आपकी टांग में वहां पर इंजरी नहीं होती, आपकी टांग में पेन नहीं होती, और आपकी टांग में इन्फेक्ट क्या होता है, कम। जब आप रिजिड ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, दीवार को आप हिट करते हो, जब आप दीवार को एकदम हिट करते हो तो आपका पाँव एकदम रुक जाता है ना, उसको इतने ज्यादा हिट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जब आप दीवार को हिट करते हो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम। दीवार को आपने हिट कर लिया, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। जबकि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा। जब आपने दीवार को हिट कर लिया ना, तो वहां पर दीवार और आपकी टांग के दौरान जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हिट करने के, जब आपने हिट कर लिया ना, जब वो आपस में कोलाइड कर गई ना, तो वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। जबकि इंपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है। इंपल्सिव फोर्स और टाइम में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब आप दीवार को हिट करते हो तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन कम होता है, इतनी ज्यादा टाइम इतना नहीं होता है, जब आपकी लेग और दीवार में इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। जबकि इंपल्सिव फोर्स वहां पर बहुत ज्यादा लगती है। इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, बहुत ज्यादा लगती है। तो इसी वजह से आपकी पाँव में क्या हो सकती है, आपकी पाँव में इंजरी हो सकती है, आपकी पाँव में पेन, दर्द महसूस हो सकता है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि क्यों जब हम रिजिड बॉडी को हिट करते हैं और जब सॉफ्ट बॉडी को हिट करते हैं, तो जब रिजिड बॉडी को हिट करते हैं मतलब रिजिड, अगर आप लेट सपोज रिजिड बॉडी पर को हिट करने के लिए भी उतना फोर्स लगा रहे हो जितना आपने सॉफ्ट बॉडी पर लगा ली, मगर इंजरी आपको होती है जब आप रिजिड बॉडी को क्या करते हो, हिट करते हो, मतलब उससे कोलिजन करते हो, वहाँ पर कोलिजन होगी। मगर जब सॉफ्ट बॉडी से कोई भी किसी भी चीज़ की कोलिजन होगी वहाँ पर इम्पैक्ट मतलब वहाँ पर दर्द नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपको रिजिड बॉडी को हिट करते हो तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम होता है, जबकि इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा। जब इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है तो इसीलिए आपको वहाँ पर इंजरी हो सकती है, जबकि सॉफ्ट बॉडी में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप सॉफ्ट बॉडी को हिट करते हो तो आपकी सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, मतलब लेट सपोज हमने फुटबॉल ले लिया, वो फुटबॉल और आपकी लेग के दौरान जब कोलिजन के दौरान वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इम्पल्सिव फोर्स कम होता है, इसीलिए जब आप फुटबॉल को हिट करते हो आपको डैमेज नहीं होती। इसके बाद ना कि मैंने आपको क्वेश्चन क्या था कि क्यों हम हेलमेट पहनते हैं ना, वो क्या करता है, जब भी ना आप हेलमेट का काम क्या है, हेलमेट का काम है आपको इंजरी से अवॉइड करना, मतलब इंजरी से बचाती है। किस तरह, जब भी ना आप लेट सपोज अल्लाह ना करे जब आप गिर जाते हो ना बाइक से, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जब आप गिर जाते हो तो हेलमेट क्या करता है, वो टाइम ड्यूरेशन वहाँ पर क्या करता है, रोड के दरमियान ना जब आप हिट मतलब गिर जाते हो किसी भी सरफेस पर, तो हेलमेट और सरफेस के जो हेलमेट और सरफेस के मतलब क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट जिधर भी कॉन्टेक्ट करेगा हेलमेट किसी भी सरफेस के साथ, तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को क्या कर देता है, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहाँ पर टाइम हेलमेट और किसी भी सरफेस के दौरान किसी भी सरफेस से जो कांटेक्ट के दौरान वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो वहाँ पर इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, कम होती है। इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, कम होती है, इसीलिए आपका हेड इंजरी से बचता है, आपका हेड इंजरी से बचता है। तो इसलिए हेलमेट हम पहनते हैं। हेलमेट क्यों पहनते हैं, वो हमें इंजरी से बचाती है, इंजरी से बचाती है। ये फिजिक्स आपको आंसर देती है कि इंजरी से किस तरह बचाती है। इंजरी से इस तरह बचाती है, जब कोई भी बाइक से इंसान गिर जाता है ना, तो जब उसका हेड मतलब उसका सर कोई भी सरफेस पर लग जाता है, अगर उसने हेलमेट पहना है, तो वो हेलमेट और किसी भी सरफेस के दौरान वो कॉन्टेक्ट, जब हेलमेट और सरफेस के दौरान जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज होता है। जब कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज होता है तो वहाँ पर इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, कम होती है। इंपल्सिव फोर्स कम होती है, तो इसलिए जब इंपल्सिव फोर्स कम होगी तो वहाँ पर आपका हेड इंजरी से क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, इंजरी से बचता है। तो इसलिए ये क्या है, इम्पल्सिव। ये तमाम तर जब भी तो ये तमाम तर इम्पल्स के रिलेटेड कहते हैं। तो इसलिए इम्पल्स का यूनिट क्या है, अब इसके बाद इम्पल्स का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड ये वही यूनिट है जो हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम में पढ़ा। मोमेंटम का यूनिट भी क्या था, न्यूटन सेकेंड, जबकि इम्पल्स का भी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड। तो अब इम्पल्स और मोमेंटम के दौरान मतलब इम्पल्स और मोमेंटम के दौरान, इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है, इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है, अभी मैं बताऊंगा क्यों दोनों का यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम आएंगे तो इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होगा ना, मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा। अभी मैं बताता हूँ। तो इम्पल्स आपने याद रखना है, इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपने याद रखना है कि इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, डायरेक्शन। तो इम्पल्स का डायरेक्शन कहां पर होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, जहां पर फोर्स लगेगा। इम्पल्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जहां पर फोर्स लगेगा। किधर इम्पल्स का डायरेक्शन कहां पर होगा, जिधर फोर्स लगेगा वहां पर इम्पल्स होगी। जिधर फोर्स का, अगर लेट्स सपोज फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इम्पल्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। जिधर फोर्स लगेगा उधर इम्पल्स की डायरेक्शन होगी, सही है। तो इम्पल्स को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर हमने एरो इसलिए लिखा है क्योंकि इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स के ऊपर मैंने भी क्या लिखा है, एरो लिखा है। वो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको इम्पल्सिव फोर्स भी समझ आए कि इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स है कि जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, मगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स याद रखना, इम्पल्सिव फोर्स के रिलेटेड भी है। इम्पल्सिव फोर्स हमारे साथ चेंजिंग फोर्स है, मतलब क्या है, चेंजिंग फोर्स। ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स नहीं। ये भी आपने याद रखना है, इम्पल्सिव फोर्स कौन सी फोर्स है, चेंजिंग फोर्स। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये चेंजिंग फोर्स है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल फोर्स भी कह सकते हैं। मतलब ये कौन सा फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स, चेंजिंग फोर्स है। इसके बाद इम्पल्स, ये मैंने यहाँ पर इम्पल्स का क्या फार्मूला है, तो फोर्स और टाइम के दौरान मैंने आपको बता दिया कि फोर्स और टाइम ड्यूरेशन, मतलब फोर्स और टाइम के जो दरमियान में वो कौन सा रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। ये अभी मैंने बता दिया। इसके बाद हम जानते हैं ना कि हैज़ बी नो दैट
इससे पहले मैंने मोमेंटम में आपको पढ़ाया था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है। वहाँ से मैंने ये रिलेशन ड्राइव किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको डिटेल से देखे ताकि आपको ये रिलेशन बिल्कुल ईजी लगे कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को हम किस तरह भी लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फोर्स नहीं है, तो सिंपली ये दोनों इक्वेशन सेम है कि फोर्स ये दोनों क्या है? सेम। इसकी जगह चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर टाइम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, टाइम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे साथ सिंपली क्या बचेगा? चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम की जगह आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। सही है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? चेंज इन मोमेंटम। जब टाइम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इम्पल्स का फार्मूला क्या है। इम्पल्स किसके इक्वल है? फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम आ रहा है या नहीं? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इम्पल्स लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि इम्पल्स का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर मैंने सिंपली फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह मैंने क्या लिख लिया? इम्पल्स। इसकी जगह इम्पल्स लिख लिया और सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने आपको बता दिया कि इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट क्या है? सेम है। क्यों सेम है? तो इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। क्योंकि ये रिलेशन अभी मैंने यहाँ पर ड्राइव किया कि इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रखना, इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। ये रिलेशन आपने याद करना है कि इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज ऑफ मोमेंटम। इसलिए दोनों का, मोमेंटम का और इम्पल्स दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। इसके बाद यहाँ पर इम्पल्स, फोर्स और टाइम के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं। सही है। सिंपली फोर्स और टाइम के दरमियान हम क्या बनाते हैं? ग्राफ। मैंने पहले आपको बता दिया कि फोर्स और टाइम, ये फोर्स और टाइम दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ भी हमारे साथ कौन सा बनेगा? कर्व ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? कर्व ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर ये फोर्स हम कौन सा फोर्स ले रहे हैं? एवरेज फोर्स ले रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों एवरेज फोर्स ले रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंपल्सिव फोर्स कौन सा फोर्स है हमारे साथ? इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स है हमारे साथ वेरिएबल, मतलब चेंजिंग फोर्स है। ये हमारे साथ क्या है? इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट, मतलब क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा फोर्स लेते हैं? एवरेज लेते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पर उसका जो मिकदार होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में ना, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड एक आ रहा है, इसी तरह इस पॉइंट पर अलग आ रहा है, इसी तरह इस पॉइंट पर क्या आ रहा है? अलग आ रहा है, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इंपल्सिव फोर्स को, यहाँ पर जो फोर्स होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? कि यहाँ पर हम कौन सा फोर्स ले रहे हैं? एवरेज फोर्स। क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है क्या हो रही है? फर्स्ट पहले क्या होगी? देखना, पहला जब इंपल्सिव फोर्स क्या होगी? जो फोर्स होगी ना, ये एवरेज फोर्स पहले क्या होगी? ज्यादा, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? वापस डिक्रीज होगी, फिर वापस क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले पुश करते हो तो पहले क्या होगी? पहले बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कोई भी फुटबॉल है, लेट्स सपोज फुटबॉल है, जब आप पहले इसको पुश करोगे ना तो पहले उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वो आपकी पैर से, मतलब जिस चीज़ से आपने हिट किया, फिर बाद में जब वो आपकी पैर से या आपका पैर जब फुटबॉल से दूर होता जाएगा तो फिर फोर्स वापस क्या हो जाएगी? कम। पहले बहुत ज़्यादा फोर्स होगी। तो इसी तरह ग्राफ में भी जब आप किसी चीज़ को हिट करोगे तो पहला भी फोर्स क्या होगा? फर्स्ट टाइम भी क्या होगा? फोर्स क्या होगा? पहली टाइम में फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए इंपल्सिव फोर्स कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? उसका एवरेज निकालते हैं। और फोर्स भी कौन सा लेते हैं? एवरेज फोर्स। या फिर उन तमाम फोर्सेस का हम क्या निकालते हैं? एवरेज। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? एवरेज फोर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स और टाइम ग्राफ, या इससे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ पर भी कंप्लीट लेक्चर दिया, इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर भी कंप्लीट लेक्चर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी कंप्लीट देखें। अगर आपने वो देखा है तो सिंपली आपको ये बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा कि हम किसी भी ग्राफ का एरिया किस तरह निकालते हैं या ग्राफ का स्लोप किस तरह निकालते हैं। स्लोप के बारे में भी मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, कंप्लीट डिटेल से लेक्चर दिया है। तो सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स और टाइम जो हमने इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाया, फोर्स और टाइम का ग्राफ, जो ये एरिया है ना, ये तमाम का तमाम ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो याद रखना है कि आपने अगर किसी भी ग्राफ,
अगर आपने किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करना है तो सिंपल जो y क्वांटिटी होगी ना, ये y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। y क्वांटिटी पर जो भी होगी, या पर अभी तो फोर्स है, वहाँ पर अगर आपने किसी भी ग्राफ का फाइंड करना है, अगर वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, जो भी था, वो आपने क्या करना है, सिंपली उसको x क्वांटिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अक्सर हम x क्वांटिटी पर कौन सा क्वांटिटी लेते हैं, अक्सर हम टाइम लेते हैं, क्योंकि x क्वांटिटी में हम अक्सर क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, और x पर कौन सी क्वांटिटी लेते हैं, डिपेंडेंट। क्योंकि अब टाइम किस तरह इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स डिपेंड करता है, जबकि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। हम अक्सर x क्वांटिटी पर कौन सी क्वांटिटी लेते हैं, इंडिपेंडेंट। जिस तरह टाइम किसी के लिए ना रुकता है, न किसी के लिए क्या है, पीछे जाता है, तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो अभी फोर्स और टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा ना, क्या निकालूंगा, एरिया, तो मैं किस तरह निकालूंगा, सिंपली जो y क्वांटिटी भी लिखा है, ये हमारे साथ क्या है, y, ये y एक्सिस है, और इसी तरह ये x एक्सिस। तो y एक्सिस में फोर्स है, तो फोर्स को मैं सिंपली टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब फोर्स को मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, अभी मैंने बता दिया कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल है, इम्पल्स। तो याद रखना, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया, फोर्स टाइम ग्राफ का, या फिर मैंने लिखा है एरिया अंडर, या फिर मैं क्या लिखूंगा, अंडर, सही है, एरिया अंडर एफ से मतलब फोर्स, या फिर मैंने स्लैश लिखा है, स्लैश का मतलब क्या है, फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ का अंदर जो ये एरिया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हो, फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो। फोर्स को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, अभी मैंने बता दिया, फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स। मतलब सिंपली एफ और टी का जो ग्राफ है, एफ मतलब फोर्स और टी के दरमियान जो हमने ग्राफ बनाया, उसका एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मैंने लिखा है कि डज मोमेंटम इज प्रेजेंट इन मूविंग ऑब्जेक्ट। सिंपल मोमेंटम की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स भी लिख सकते हो, क्या इम्पल्स भी लिख सकते हो, कि क्या मूविंग ऑब्जेक्ट में इम्पल्स है या नहीं, या मोमेंटम। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखो, क्योंकि हम इम्पल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखो, इम्पल्स। इम्पल्स और मोमेंटम में क्या, इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डज इम्पल्स या डज चेंज इन मोमेंटम। सिंपली आप इम्पल्स की जगह क्या भी लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इम्पल्स की जगह आप चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हो, सही। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पल्स लिख लिया कि डज इम्पल्स इज प्रेजेंट इन मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें इम्पल्स प्रेजेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें इम्पल्स प्रेजेंट है या नहीं। अब याद रखना, यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिखा है कि व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, जब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं होगी। क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेलोसिटी चेंजिंग होगी, तब इम्पल्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन वेलोसिटी इज चेंज बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, देन, या मैंने क्या लिखा है, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग या बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर बॉडी की स्पीड क्या होगी, वेरिएबल, या वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी उस बॉडी की चेंज हो रही होगी। सिंपली अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा था, या वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी, तो फिर उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में क्या होगी, इम्पल्स प्रेजेंट होगी। इम्पल्स उस बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी, नो इम्पल्स व्हेन बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। उस बॉडी में कोई भी इम्पल्स प्रेजेंट नहीं होगा, उस बॉडी में कोई भी इम्पल्स प्रेजेंट नहीं होगा अगर उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर रिलेशन भी लिखा है ना कि फाइनल mvf माइनस my डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन, इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम किसका इक्वल है, सिंपली आप चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या है, फाइनल मोमेंटम mvf माइनस vi, यहाँ पर ये वाला लिख सकते हो। चेंज ऑफ मोमेंटम, सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम से मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करो। तो जब आपके साथ वेलोसिटी, या फिर ये फाइनल वेलोसिटी और या फिर ये इनिशियल वेलोसिटी, सी जब वेलोसिटी नहीं होगी ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी में
चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर आप जब वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अगर आप चेंज निकालोगे तो वो चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। चेंज क्या आएगा, जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब उस बॉडी में कोई इंपल्स नहीं होगा, उसमें इंपल्स क्या होगा, जीरो होगा, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है कि इफ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, अगर आप किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करते हो, किसी भी बॉडी को मोशन में लाते हो, क्या करोगे, फ्रॉम रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, कोई भी बॉडी पहले रेस्ट में होगी, जब आप उसको एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, जब उसकी वेलोसिटी को चेंज करोगे, मतलब उसको क्या करोगे, उसको मोशन में लाओगे, तो तब फिर उस बॉडी में किस तरह इम्पल्स क्या होगा, फिर उसका डेरिवेशन किस तरह होगा, आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो इसलिए कि जब भी आप बॉडी को एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी, जब आप उसको एक्सेलरेट करोगे, उसको मूव करोगे, तो सिंपली क्या होगी, जब रेस्ट होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी, जब आप उसको रेस्ट से मोशन में लाओगे तो उसकी, जब रेस्ट पर होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जब आप बॉडी को एक्सेलरेट करोगे रेस्ट से, मतलब आप रेस्ट से उसको क्या लाओगे, किस में लाओगे, मोशन में। तो जब वो पहली क्या होगी, रेस्ट में होगी, जब वो आप रेस्ट से उसमें क्या करोगे, मोशन में लाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाओगे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था, बाद में आपने उसको क्या कर लिया, मोशन में लाया, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मोशन में लाते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो सिंपली इंपल्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम। इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ पर मैंने लिख लिया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल चेंज ऑफ मोमेंटम अभी मैंने बता दिया, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, सिंपली आप फाइनल मोमेंटम को mvf माइनस mvi, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, mvf माइनस my। तो यहाँ पर जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना, mvi क्या हो जाएगी, जब वो रेस्ट से एक्सेलरेट होगा, मतलब रेस्ट से वो मोशन में आएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पहली बार वो रेस्ट में होगा ना, तो इनिशियल का मतलब क्या है, पहला, तो उसकी जो इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर जब आप वेलोसिटी को पुट करोगे, जब मास वेलोसिटी क्या है, जीरो, जब जीरो को m से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, तो ये पूरा पिक्चर क्या बन जाएगा, जीरो। तो सिंपल इंपल्स किसके बराबर होगा, उसके फाइनल मोमेंटम। इंपल्स उसके किसके इक्वल होगा, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इंपल्स सिंपली मैंने आई लिख लिया, इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी एफ, इस तरह भी लिख सकते हो। पी एफ का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम, या सिंपली फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एम वी एफ। अब इसके बाद दूसरा और आखिरी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या है कि जब इफ बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट, अब यहाँ पर वर्डिंग पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर मैंने कौन सी वर्डिंग यूज की, इफ बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी, आप उसको क्या करोगे, रेस्ट में लाओगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जब आप कोई भी बॉडी को रेस्ट में लाओगे, कोई भी बॉडी को रेस्ट में लाओगे, तो जब बॉडी को, जब लेट सपोज बॉडी मूव कर रही है ना, मूव करेगी, जब आप उसको क्या करोगे, रेस्ट में लाओगे, जब रेस्ट में लाओगे तो फिर क्या होगी, वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वो इनिशियली क्या कर रही थी, मूव कर रही, तो आपने क्या कर लिया, उसको रेस्ट में। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज क्या है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहे हैं ना, तो ये इसकी मूवमेंट क्या है, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो इसलिए क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सही है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँ, रेस्ट में लाने की कोशिश करूंगा, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो है, इसलिए मूव कर रहा है, तो जब मैं रेस्ट में लाऊंगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो इसलिए उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी तब जीरो होगी जब वो रेस्ट में होगा, ये तो रेस्ट में नहीं है। अ बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब आप किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाओगे, उसका मतलब क्या है, वो पहले क्या होगी, मोशन में होगी, तो तब उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। जब आप उसको रेस्ट में लाओगे तो उसमें फाइनल वीएफ क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी उसमें क्या होगी, जीरो। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, तो इसके ऊपर आप एरो लगा सकते हो, सही है। एरो का मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल इंपल्स किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं रिलेशन मैंने लिखा है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सिंपली आप क्या, इंपल्स की जगह फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इंपल्स भी लिख सकते हो, सही है। तो इंपल्स या फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस mvi, सिंपली क्या बचाएगा, mvi। बाकी फाइनल वेलोसिटी हमारे साथ क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर आप vf की जगह क्या पुट करोगे, जीरो, तो जीरो को मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे, b क्या आंसर आएगा, जीरो। तो सिंपली क्या बचेगा, सिंपल माइनस mvi, सिंपली क्या बचेगा, इनिशियल मोमेंटम सिंपली बचेगा, सिंपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस mvi, सिंपली उसमें क्या बचेगा, इनिशियल मोमेंटम बचेगा। तो फिर इसमें किस तरह इंपल्स किसके इक्वल होगा, इंपल्स बराबर होगा, यहाँ पर इंपल्स किसके इक्वल होगा,
इम्पल्स इनिशियल मोमेंटम की इक्वल होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम पी आई। और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है हमेशा, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब आप चेंज निकालते हो तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, माइनस में। यहाँ पर इम्पल्स किसके इक्वल था, फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पर इम्पल्स किसके इक्वल है, इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या है, आज मैंने इम्पल्स से रिलेटेड, मतलब इम्पल्स से रिलेटेड जो भी कंप्लीटली हमने पॉइंट क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। इम्पल्स से रिलेटेड तमाम तर पॉइंट क्या हो गए, डिस्कस हो गए। तो ये इम्पल्स से रिलेटेड लेक्चर भी था। तो इम्पल्स से रिलेटेड अगर फिर भी कोई भी पॉइंट रह गया ना, तो आप उस पॉइंट को क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो ये इम्पल्स से रिलेटेड, मतलब इम्पल्स को हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली डिटेल से पढ़ लिया। तो काइंडली अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह चैनल को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर फिर भी पॉइंट रह गया, क्वेश्चन रह गया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये तमाम तर ये लेक्चर सीरीज़ ना, अगर आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, ये लेक्चर नहीं है, हर तरह के लिए। मतलब हो सकता है इंसान है कुछ ना कुछ इंसान से, और इंसान तो परफेक्ट नहीं है, मतलब इंसान कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, फिर भी कोई ना कोई इंसान से रह जाएगी, कमी बेशी हो सकती है। मतलब मैंने अपनी 100% कोशिश की कि इम्पल्स से रिलेटेड तमाम तर पॉइंट क्या करूँ, डिस्कस करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।